नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 से। एक बार जो विषय सूची इसमें है वो हम देख लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें 6 चैप्टर दे रखे हैं जिसमें सौर मंडल में पृथ्वी, इसको हम पढ़ चुके हैं। अगर ये क्लास आपने नहीं देखी है सौर मंडल में पृथ्वी, तो एक बार ज़रूर जाके देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने 2 क्लास ली है और क्लासों के साथ मैंने आपको ये बताते हुए समझाते हुए चला है कि कौन से पर्सन पीछे एग्जाम में बन चुके हैं और कौन से पर्सन आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो 2010 से लेकर 2022 तक के एग्जाम में पेपर हुए हैं उन सारे पेपरों को देखा है। तो पर्सन एनसीईआरटी में से किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार पीछे पूछे गए हैं, आगे किस प्रकार पूछे जाने की संभावना है, तो उन प्रश्नों पे मैंने बहुत गहनता से अध्ययन किया है। आप भी चाहते हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना, तो प्रिय विद्यार्थियों 2010 से लेकर 2022 तक या 23 तक जो भी कंपटीशन एग्जाम हुए उनके आप पेपर उठाना, उन पेपरों को देखना, उन पेपर में जो प्रश्न पूछने की प्रकृति है उनको देखना, प्रश्नों का जो पूछने का जो बदलता तरीका है आप उसको समझना, फिर आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना। प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी बुक्स हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो चीज़ें हमारी बहुत अच्छी तरीके से इसमें क्लियर हो जाती है। एनसीईआरटी जो बुक है बहुत ही सरल और साधारण भाषा में दी हुई है, आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं और आपके समझ में भी आ जाएगी और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 6 से एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट कर चुके हैं और मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐप पर जुड़ जाइए और पीछे वाली क्लास 2 क्लास हो चुकी है वो देख लेना। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर हम कक्षा 10 तक की जो एनसीईआरटी बुक है उनको हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब, चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम जानेंगे ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है। इस पर पीछे एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार पूछे गए उन पे भी हम बात करेंगे। अक्षांश एवं देशांतर पर आगे प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं उस पर भी हम बात करते हुए चलेंगे। चैप्टर को हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखना। आज का हमारा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, चैप्टर नंबर 2। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार की प्रश्न एग्जाम में आपके आ सकते हैं। समझते हुए पूरे चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम आज शुरुआत करते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, जब पिछला अध्याय हमने पढ़ा तो हमने ये चीज़ देखी कि पृथ्वी क्या नहीं है, गोलाकार नहीं है। आपके स्टेटमेंट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी किस प्रकार की है, जो हमारे ध्रुव हैं उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है उस पर थोड़ी सी क्या है, चपटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी स्टेटमेंट में आपसे पूछेगा पृथ्वी गोल है या ध्रुवों पर से चपटी है, तो आप बताओगे पृथ्वी ध्रुवों पर से चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है, ये प्रश्न भी पूछा गया है स्टेटमेंट में कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है या नहीं है। तो ये सत्य कथन है कि ग्लोब जो पृथ्वी का लघु रूप है और वास्तविक प्रतिरूप है। चित्र 2.1 एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। इस प्रकार का जो ग्लोब होता है आपकी कक्षा जो विद्यालय में या आपके घर पे भी टेबल पे इस प्रकार का होना चाहिए। तो ये अब हमारी जो पृथ्वी का है लघु रूप, जिसे प्रतिरूप हम बोलते हैं, वो ग्लोब है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान
नहीं स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने वाले योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब। ये ग्लोब की विशेषता बताई जा रही है कि ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। आपने कभी जो कुम्हार घड़े बनाते हैं गांव में, कभी ये चीज़ आपने देखी होगी कि जो बनाने वाला होता है कुम्हार, जो घड़े बनाता है उसको किस प्रकार वो उस पहिए को घुमाता है, उसी प्रकार हमारा जो ग्लोब है वो घुमा सकते हैं और इस पे चीज़ों को हम देख सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ये कह रहा है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर, मतलब ग्लोब क्या है, एक बनाया हुआ प्रतिरूप, वास्तविक प्रतिरूप है। तो उस चीज को छोटा सा प्रतिरूप है, उस पर हम समझ सकते हैं। पर उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी पर राजस्थान है, तो आप ग्लोब पर इतना बड़ा राजस्थान तो बना के नहीं देख सकते, पर छोटा सा उस पर टिक मार करके आप चीज़ों को देख सकते हैं कि भारत में राजस्थान कहाँ पर है, उसमें आसानी होती है समझने में। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। आपने नाम सुना होगा, अक्ष का भी सुना होगा, पढ़ा होगा, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव भी पढ़े होंगे। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये लाइन कई बार स्टेटमेंट में पूछी जा चुकी है एग्जाम में। अभी जो 20 अगस्त 2023 में जो सीटेट का पेपर हुआ, इसमें यही स्टेटमेंट में पूछी गई थी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है या पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब यहाँ से घूमना, ये मानो कि पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है, तो पृथ्वी इस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। नो, ये पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती है। तो यही लाइन अभी देखिए आपको पूछी गई थी। और पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर जितनी भी अक्षांश, देशांतर, विषुवत, जो रेखाएं, वास्तव में पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई रेखा नहीं है। ये हमारी चीज़ों को आसान बनाने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझते होंगे कि विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है। ये हमारी जो क्या है, पृथ्वी है। मैं यहाँ पर छोटी रूप में आपको बना के बता रही हूँ। यहाँ पर एक पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है। इस रेखा को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है और ये आपकी रेखा होती है विषुवत वृत्त। कौन सी होती है? इसमें पृथ्वी 2 भागों में बंट जाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। इसी को विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर मतलब जो विषुवत वृत्त है उसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये कोई वास्तव में हमारी पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है विषुवत वृत्त, ये काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से दूरों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपने अभी जो पीछे आया था, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश क्या होते हैं? जो विषुवत वृत्त है, ये है विषुवत वृत्त, ये है उत्तरी ध्रुव है आपका, और यहाँ पर है दक्षिण ध्रुव है। क्या है? ये विषुवत वृत्त है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है।
इस विषुवत वृत्त के समांतर इस प्रकार की जो पृथ्वी पर हमारी रेखाएं होती है, इस प्रकार की जो रेखाएं होती है और ध्रुव की स्थिति पर जाकर एक बिंदु रूप में हो जाती है, तो ये क्या है? ये अक्षांश है। आपसे पूछे कि अक्षांश क्या है, तो पृथ्वी पर विषुवत जो वृत्त है उनके समांतर खींची हुई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये जो रेखाएं हैं वो अक्षांश कहलाती है। यहाँ पर यही कह रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, यहाँ से लेकर दोनों तरफ ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को एक अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो ये अक्षांश हमने जो खींची है रेखाएं, इनको अंश में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? इसको अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। वही बात है कि जो ये विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री या शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये कह रहा है कि जो दोनों ध्रुवों की जो ये विषुवत वृत्त है, इसे लेकर दोनों तरफ जो ध्रुवों की दूरी है वो 1/4 पृथ्वी का, जो पूरी पृथ्वी है उसका कितना है? ये वाला भाग कितना है? 1/4 है, 1/4 है। ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, तो इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 अंश। ये पूरा जो गोला है पृथ्वी का, ये कितना है? 360 है। और ये विषुवत वृत्त है, इससे लेकर ध्रुवों तक जो अंश है वो कितना है? 90 डिग्री है। ये चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश, ये जो उत्तरी अक्षांश होगा ये 90 डिग्री होगा, और ये दक्षिण ध्रुव जो वाला अक्षांश है वो भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। अक्षांश दक्षिण ध्रुव को इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को, ये 90 डिग्री अक्षांश जो है उत्तरी ध्रुव को, और ये जो आपका नीचे है 90 डिग्री, ये अक्षांश दक्षिणी अक्षांश है जो दक्षिण ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। मतलब ये विषुवत वृत्त है, इससे लेकर जो 90 डिग्री तक जो भी अक्षांश है सारे उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। और यहाँ विषुवत वृत्त से लेकर 90 डिग्री दक्षिण में सारी रेखाएं जो हैं वो दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। सामान्य से उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। ऊ या ऐसे मतलब पूरा ना लिखे, इस प्रकार के अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ये कहने का मतलब है कि जो हमारा महाराष्ट्र वाला स्थान है, इससे हम जाएंगे 20 डिग्री उत्तर में, विषुवत से उत्तर में है 20 डिग्री, वो नीचे में है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? इसको उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, इसको दक्षिण अक्षांश लिखेंगे। यही चीज आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित है, इसलिए कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घट जाता है। ये स्टेटमेंट भी सत्य में पूछा जा चुका है प्रिय विद्यार्थियों, कि हम विषुवत वृत्त से जैसे दूर जाते हैं, जैसे जैसे विषुवत वृत्त से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो जैसे ये कह रहा है कि हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। इस प्रकार भी पूछ सकता है, और इस प्रकार भी पूछ सकता है कि विषुवत वृत्त से हम जिस प्रकार ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ता है या घटता है। आपको ध्यान रखना है, ये विषुवत वृत्त है, यहाँ से हम जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये रेखाएं बढ़ेगी या घटेगी। जिस प्रकार हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक बिंदु रूप में हो जाएगी, तो ये विषुवत वृत्त से
ध्रुवों की तरफ जाने से तो ये घटता है, और जिस प्रकार ध्रुवों से हम विषुवत वृत्त की तरफ आएंगे तो एक अक्षांश बढ़ता है। इस चीज को ध्यान रखना आपको। इस प्रकार एक चित्र से आप देख सकते हैं एक बार अगर कि ये आपका विषुवत वृत्त है, इसमें जिस प्रकार ये रेखाएं खींचेंगे, अक्षांश है वो खींचेंगे, तो यहाँ पर उत्तर ध्रुव पर आकर एक बिंदु वृत्त हो जाएगी, तो ये आकार यहाँ से लेकर घटता है, और जब इधर से हम चलते हैं तो ये आकार बढ़ता है। बस यही इसमें समझाया गया, और ये एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा गया आपके। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों की आपकी बात की गई है, और यहाँ से 1% हर एग्जाम में आता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, विषुवत वृत्त आपका क्या होगा 0 डिग्री। उत्तर ध्रुव है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अभी आपको बताया था। दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। ये कह रहा है कि एक तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री, एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव है, और एक 90 डिग्री दक्षिण। इसके अलावा 4 जो आपकी समांतर रेखाएं और है उनके बारे में हम आगे देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव। इसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देती हूँ प्रिय विद्यार्थियों। मानो कि ये पृथ्वी है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये पृथ्वी के बीचों बीच में क्या है आपका विषुवत वृत्त है 0 डिग्री। क्या है 0 डिग्री पर है ये आपका विषुवत वृत्त रेखा है। फिर हम 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ हम जाएंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये क्या होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। और जैसे ही विषुवत वृत्त की हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा जो 23.5 डिग्री होगा, ये क्या है आपकी कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, और यहाँ पर अब जब 23.5 डिग्री आपको दक्षिण में आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश ये 23.5 डिग्री दक्षिणी में होगा, ये आपकी मकर रेखा है। और प्रिय विद्यार्थियों जब 23.5 से 66.5 डिग्री तक हम जाते हैं, कितने तक जाते हैं 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जब जाते हैं तो ये आपका उत्तर ध्रुव वृत्त। ये 23.5 डिग्री पर क्या है उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जब 23.5 डिग्री से 66.5 हम दक्षिण में जाते हैं तो ये क्या है दक्षिणी 66.5 डिग्री जाते हैं, तो ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। क्या है दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, दक्षिण ध्रुव व्रत है। इस चीज को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और जब 66.5 से ये 66.5 है यहाँ पर जाएंगे तो ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और जब यहाँ से 66.5 डिग्री से हम जाएंगे दक्षिण में जाएंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव व्रत हो जाएगा। इस चीज को आपको विशेष है, ये चित्र के माध्यम से इस चीज को आपको समझना है। ये एक चित्र आपको मैं दिखा देती हूँ, आप इसके माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाओगे। प्रिय विद्यार्थियों ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ये है आपकी विषुवत वृत्त, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसको हम लिखते हैं 0 डिग्री से। जैसे हम इसके उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाएंगे तो ये आपकी होगी कर्क रेखा। पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत वृत्त से जैसे हम दक्षिण में जाते हैं 23.5 डिग्री तो ये आपकी मकर रेखा। विषुवत वृत्त से जिस प्रकार हम 23.5 से 66.5 डिग्री पे जाते हैं तो ये आपका उत्तरी ध्रुव व्रत। और जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो 66.5 पे आपका होगा दक्षिण ध्रुव व्रत। और 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव है। इसमें एक चीज आपको और समझने की है कि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाले स्थान को कहते हैं उष्ण कटिबंध। ये पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंध किन 2 अक्षांशों के बीच की स्थिति है,
तो मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों के बीच में जो ये स्थान है आपका, ये उष्ण कटिबंध। और जैसे हम कर्क रेखा से लेकर ऊपर उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और दक्षिण की तरफ हम जब मकर रेखा से भी आएंगे, दक्षिण ध्रुव वृत्त में आएंगे, तो ये आपका होगा दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। ये विशेष तौर पे पूछा जाता है कि दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध किन दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कहते हैं, और जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है वो किन दो रेखाओं के बीच में है। फिर आपका आता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर ध्रुव के बीच के स्थान को हम कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। और यहाँ पर आपका 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव से 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव तक के स्थान को कहते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। इस चित्र को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों बता रखा है पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ये कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इस स्थान की ये बात कर रहा है, मतलब ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा, इनके बीच की स्थान की बात कर रहा है। कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखाएं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखाएं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है उष्ण कटिबंध किन रेखाओं के बीच में होता है और किसे कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध किन अक्षांशों के बीच में होता है और किसे कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है उन किन अक्षांशों के बीच में होता है। तो आपका जो मकर रेखा है, एक है कर्क रेखा और एक है मकर रेखा। कर्क और मकर के बीच वाला जो स्थान है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। और फिर आपका जो शीतोष्ण कटिबंध है वो आपका उत्तर में तो कर्क रेखा और जो विषुवत वृत्त उत्तर ध्रुवीय विषुवत वृत्त होता है उनके बीच का जो स्थान होता है शीतोष्ण कटिबंध होता है। और जो दक्षिण में आपका शीतोष्ण कटिबंध होता है वो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो स्थान होता है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध आपका होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो स्थान है वो शीत कटिबंध है दोनों तरफ से। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे देशांतर। आज हम आधा चैप्टर ही पढ़ेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कल हम देशांतर पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।